Hello students, welcome to Talent Fund classes. Students, I am your history civics teacher. Today I am going to start a chapter, The President of India of class 10th civics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दो टाइप का हेड को अलाउ करता है, मतलब परमिट करता है. फर्स्ट है रियल हेड और एक है नॉमिनल हेड. तो जो रियल हेड है इंडिया का वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो नॉमिनल हेड और सेरेमोनियल हेड है वो है प्रेसिडेंट. तो यहां पे और एक बात समझेंगे हम, जब हम रियल हेड को मतलब गवर्नमेंट के हेड को इलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. जब हम हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करते हैं मतलब इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड इन रिपब्लिक इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो रिपब्लिक इंडिया में प्रेसिडेंट पोस्ट को लाता है. तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए. ए कैंडिडेट मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट बी 35 इयर्स ओल्ड और उससे ज्यादा भी हो सकता है. पार्लियामेंट्री एलिजिबिलिटी, उनके पास पार्लियामेंट में जो लोकसभा है लोकसभा में एक मेंबर होने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए. मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि वो एक लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, नहीं. मेंबर होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए. उनके पास कोई प्रॉफिट, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट वो हासिल ना करते हो, तब वो इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. उसके बाद आ गया हमारा कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज वो सिस्टम है जिसमें हम इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. तो यहां पे क्या है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है या इसका कंपोजिशन क्या है ना, पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ लोकसभा है और राज्यसभा है इसमें जो भी सब इलेक्टेड लीडर्स है, जो सब इलेक्टेड लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब यहाँ पे जो नॉमिनेटेड 12 कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. और यहां पे देखो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, मतलब यहां पे जो 28 स्टेट्स है सभी का जो विधानसभा है उसमें भी जो एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. और दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी उसके भी जो एमएलए है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में. उसके बाद यूजेस ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सबका ये डाउट होता है कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है क्या. मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है. चलो देखते हैं. ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा और कुछ स्टेट में जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था. इन चारों को जब वोट किया जाता है इनडायरेक्टली तब हम यूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो ये सिस्टम कैसे काम करता है देखते हैं. चलो, तो मान लो इंडिया में अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो यहां पे 3
कैंडिडेट का नाम आया है, ठीक है। सो उन तीनों में से कौन कौन है ना, फर्स्ट तो है ए, देन बी, देन सी। ये तीन कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन बनेगा, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है क्या? मान लो इंडिया में जितने भी से वोट का वैल्यू है वो वोट का वैल्यू 100 है मान लो, तो कोटा कितना होगा, मतलब एक प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए ना, 100/2 + 1, मतलब आधा से जस्ट एक ज्यादा 51 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 51 बन जाएगा, जिसका वोट वो बन जाएगा इंडिया में प्रेसिडेंट। तो यहां पे क्या है, यहां पे मैं पहले आपको बताया था कि सभी एमपीज मतलब लोकसभा राज्यसभा उसके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, सभी एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबका वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। मतलब एमपीज का वोट का वैल्यू सबका समान अलग होता है, और एमएलए का जो वोट का वैल्यू है वो डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। मान लो एमएलए 1 है, एमएलए 2 है, एमएलए 3 है, ऐसे करके सब एमएलए है। तो सबको क्या करना होगा ना, प्रेफरेंस देना होगा। मान लो एमएलए 1 क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट प्रेफरेंस है बी, सेकंड प्रेफरेंस है सी, और थर्ड प्रेफरेंस है ए। वैसे ही इसका भी कुछ होगा एमएलए 2 का, इसका मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस ए है, जो सेकंड प्रेफरेंस है वो बी है, थर्ड प्रेफरेंस सी है। ऐसे ही सबका प्रेफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा। तो मान लो जो ए का प्रेफरेंस है वो 45 है, मतलब 45 जो वैल्यू है वो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस में चूज किए हैं। वैसे ही बी को मान लो 40 वोट का वैल्यू मिला है, और सी को मिला है 15। मतलब ये है वोट का प्रेफरेंस, मतलब ये जो 45 है वो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, बी को 40 फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, सी को 15 फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं। तो हमें चाहिए कितना था, 51 चाहिए था, बट किसको भी 51 नहीं मिला। तो यहां पे कौन बनेगा हमें नहीं पता। तो यहां पे क्या है, जिसका वोट का वैल्यू सबसे कम है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, और उसका वोट का वैल्यू इन दोनों को मिलेगा। मतलब यहां पे जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब मान लो 15 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, तो 15 लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, बट इसमें जो 15 लोग हैं इनका सेकंड प्रेफरेंस तो कुछ होगा। तो इनमें से मान लो 12 जो है वो सेकंड प्रेफरेंस जाएगा बी को, और 3 सेकंड प्रेफरेंस जाएगा ए को। मतलब बी को हम देंगे कितना 12, ए को हम कितना देंगे 3। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 52, और इसका कितना हुआ 48। तो रिजल्ट आपके सामने है, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, अब बन जाएगा बी, बी बनेगा प्रेसिडेंट। तो ये जो वोट का वैल्यू, सब सिंगल इंडिविजुअल का वोट का वैल्यू भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस काम में नहीं आया तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है, काम में आ गया। इसको ही बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है नीचे, स्टेट एंड पार्लियामेंट्री वोट्स आर वेटेड टू द बैलेंस पॉपुलेशन एंड फेडरल पार्टी। इसमें और एक चीज दिया गया है, देखो यहां पे क्या है, स्टेट इक्वल टू सेंटर है। स्टेट में मेंबर क्या है, कौन है, एमएलए है, और इसमें मेंबर कौन है, एमपी है। तो इन दोनों का टोटल वैल्यू जो होगा वो समान होगा। यहां पे स्टेट और फेडरेशन का वोट वैल्यू क्या होगा, समान होगा। वो कैसे, मैं दिखाता हूं। एक बात ध्यान रखो, उड़ीसा का एमएलए और यूपी का एमएलए और मिजोरम का एमएलए, सबका वोट का वैल्यू जो एमएलए है उनका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब फार्मूला लिखता हूं, एमएलए का वोट का वैल्यू इक्वल टू कोई भी इंडिविजुअल स्टेट का उसका टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1000। ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट
द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। ठीक है, क्या है? टोटल पॉपुलेशन जितने भी होंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमएलए उस स्टेट में जितने हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे और इंटू 1/1000 कर देंगे तो इसका वोट का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही एमपी का वोट का वैल्यू कितना है ना, टोटल वोट मतलब जितने भी एमएलए हैं इंडिया में, सभी स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के टोटल वोट वैल्यूज ऑफ ऑल एमएलए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीस। मतलब जितने भी एमएलए हैं इंडिया में, सबका वोट का वैल्यू को इक्वल करना है। उसके बाद जितने एमपी है, इलेक्टेड एमपी, उनको डिवाइड कर देना है, तो एमपी का वैल्यू आ जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया आपको? देखो, मैं आपको बोला था ना, एमएलए का वोट का वैल्यू और एमपी का वोट का वैल्यू समान है। वो कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। मान लो इंडिया में जितने भी एमएलए हैं, सबका वोट का वैल्यू 2000 है, मान लो। तो इनके साथ एमएलए का वोट का वैल्यू क्यों कैसा समान होता है? तो एमएलए एमपी का फॉर्मूला क्या है ना, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कितना है? 2000 है। ठीक है, और मान लो नंबर ऑफ एमपी कितने हैं? 100 है। नंबर ऑफ एमपी कितना है? 100 है, मान लो। तो बाय नंबर ऑफ एमपी कर देंगे, तो एक एमपी का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया, नहीं आएगा? एक एमपी का वैल्यू कितना है? 20 है। तो हमारे पास कितने एमपी हैं? 100 एमपी है। तो 100 एमपी का वोट का वैल्यू कितना आएगा? 20 इंटू 100 इक्वल टू 2000। बस मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि जो टोटल एमएलए होते हैं इंडिया में, उनका वोट का वैल्यू जितना है, टोटल एमपी जो होते हैं इंडिया में, उनका वोट भी इक्वल है। यहां पे यही फेडरेशन को शो करता है। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने दिन के लिए काम करेंगे, इनका ऑफिस का टेन्योर क्या है? 5 years फ्रॉम द एजम्पशन ऑफ द ऑफिस, ये आर्टिकल 56 में आता है। मतलब प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड 5 years होता है। पहले अगर जो चाहे वो रिजाइन दे सकते हैं। किसको देंगे रिजाइन? ये एमसीक्यू में आ सकता है। वो वाइस प्रेसिडेंट को एक रिटन फॉर्म में लिख के दे सकते हैं। ये रिजिग्नेशन हो गया। कंटिन्यूशन until successor takes charge, prevents vacancy, मतलब ये है जब तक उनका कोई एक सक्सेसर ना आ जाता तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि विद इन 5 years वो और एक नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दे। नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन री इलेक्शन एलिजिबल फॉर द मल्टीपल टर्म्स। इसका मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो बार बार इलेक्ट हो सकते हैं। मतलब इस साल ये 5 ईयर के लिए हो गए तो नेक्स्ट टर्म में भी आ सकते हैं अगर उनका नाम नॉमिनेट हुआ, लिस्ट में आया तो। अच्छा, हम जानते हैं इंडिया में जो एमपी एमएलए होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ही इज द हेड ऑफ स्टेट, फिर भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। क्यों है इनडायरेक्टली इलेक्टेड? देखिए, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज बाय एमपी एंड एमएलए। पहले आपको बता चुका हूं। देखो, ये सिस्टम क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है। ये सिस्टम कौन सा है? इलेक्टोरल कॉलेज है। रादर देन बाय द डायरेक्ट पॉपुलर वोट फॉर द फॉलोइंग रीजन। मतलब ये सब कुछ रीजन है हम क्यों नहीं इलेक्ट करते प्रेसिडेंट को डायरेक्टली। फर्स्ट है नॉमिनल हेड, मतलब जो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है। इट मींस ऐसा बोला जाता है इंडिया में प्रेसिडेंट इज द टूथलेस टाइगर, बिकॉज जो भी कुछ एडवाइस पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उसके ऊपर ही वो काम कर पाएंगे। तो नॉमिनल हेड है। द प्रेसिडेंट इज ए सेरेमोनियल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, while real executive power lies with the prime minister and council of ministers। अगर नॉमिनल हेड है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? क्यों हमारा इतना जो इलेक्शन में पूरा ऑल इंडिया लेवल पे इलेक्शन करेंगे तो ह्यूज अमाउंट स्पेंड होगा, तो क्यों करेंगे? सेकेंड, प्रिवेंटिंग पावर कॉन्फ्लिक्ट्स,
मतलब ये हो सकता है अगर दो लीडर आगे, जैसे कि आपको बताया था एक रियल हेड है और नॉमिनल हेड, अगर दोनों ही डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे तो उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, पावर राइवल हो सकता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। A directly elected president might claim a popular mandate and challenge the authority of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, वो एडवाइस नहीं मानेंगे, हो सकता है ऐसे। और मान लो कोई एक इंडिविजुअल कोई स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस इंडिविजुअल स्टेट के ऊपर ज्यादा फोकस कर देंगे, हो सकता है ये भी, ठीक है, लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसलिए हम इनको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं करते हैं। सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, आपको पहले बताया कि अगर मान लो ये नॉमिनल हेड है तो हम क्यों स्पेंड करेंगे इतना अमाउंट, क्यों ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आप जानते हैं इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और इतना पॉपुलेशन है, अगर इसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेंड होगा टाइम एंड मनी। कंडक्टिंग ए डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ए फिगर हेड पोजिशन वुड बी एन इनॉर्मस वेस्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मतलब बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स लगते हैं इसमें, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगते हैं इलेक्शन में, ठीक है, तो ये सब का भी वेस्ट होगा। स्टेट रिप्रेजेंटेशन बाय इंक्लूडिंग एमएलए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स in the electoral college, the system ensures that the president represent the entire nation, not just the party in power at the center। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। अगर डायरेक्टली इलेक्शन होता तो वो सेंटर पे फोकस करते, स्टेट पे कम करते। उसके बाद देखो ये क्या है, बाईपार्टीसन डिग्निटी, मतलब यहां पे पार्टी पॉलिटिक्स से दूर, मतलब कोई प्रोपोगेंडा नहीं, कुछ नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली इलेक्ट होते तो ये भी पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते, इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ऑलरेडी बताया कि टर्म्स क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्ट क्यों करते हैं, और कंपोजिशन क्या है, कैसे इलेक्ट होते हैं। तो इनको रिमूव भी करना है ना, अगर वो इनकैपेसिटी हो गया या डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उस केस में हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, देखो कैसे इनिशिएट करेंगे। आइदर द हाउस प्रिफर्स ए चार्ज for the violence of the constitution, 14 days notice required, signed by at least 1/4 of the members। तो यहां पे क्या है, 14 दिन पहले ही हमें क्या करना है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के 14 दिन पहले हमें नोटिस कर देना है, और 1/4 मेंबरशिप का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए टू जस्ट इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये बहुत डिफिकल्ट है। एडॉप्शन द हाउस, और एक चीज भूल गया यहाँ पे, आइदर ऑफ द हाउस, मतलब ये लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है। एडॉप्शन कैसे होता है, देखो द हाउस वेयर चार्जेस आर प्रिफर्ड मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब देखो यहाँ पे ये जो है इसको पास करना कितना डिफिकल्ट है। देखो लोकसभा में मेंबर कितने हैं, 543, ये 543 टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए सपोर्ट, तभी जाके एक हाउस में पास होगा। उसके बाद फिर से राज्यसभा में जाएगा, 245 का फिर से 2/3, ये 2/3 सपोर्ट दोनों हाउस में होगा, तभी जाके इंपीचमेंट हो जाएगा। बट फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं हुआ है, और ये बहुत डिफिकल्ट है। आप तो सिंपल मेजोरिटी जानते हो, वो बहुत आसान है, मतलब जितने प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट वोटिंग का हाफ +1 हो गया, बहुत ही आसान था। बट ये जो स्पेशल मेजोरिटी है आर्टिकल 61 में, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये इतना बड़ा डिग्निटरी ऑफिस है, इसको रिमूव करना तो आसान प्रोसेस थोड़ी दे देंगे। देखो इन्वेस्टिगेशन, the other house investigates, the president may appear to be the representative in the parliamentary procedure
अप्लाई। मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है, जब भी वो प्रोसीजर चल रहा होगा इंपीचमेंट प्रोसीजर, तब प्रेसिडेंट खुद रह सकते हैं या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रह सकता है। उस टाइम पे पार्लियामेंट कैसा काम करता है? पार्लियामेंट एक क्वासी जुडिशियल काम करता है। मतलब इसका काम तो है लॉ बनाना, बट इंपीचमेंट के टाइम पे ये जुडिशियरी जैसा काम करता है। उसको बोलते हैं, उस टाइम पे उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। रिमूवल, इफ द सेकेंड हाउस सस्टेन द चार्जेस बाय 2/3 मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। इसका मतलब ये है, पहले मान लो लोकसभा में आ गया और पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में जा रहा है और यहां पे भी पास हो गया, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। अब देखेंगे पावर्स। प्रेसिडेंट के बहुत से पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियरी पावर, और क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, बहुत से पावर होता है। बट मैक्सिमम ऑफ द पावर जो होता है वो एडवाइजरी होता है। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, उसमें ही वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस एक ही पावर है जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उस पावर में ही खुद का जो पावर है वो यूटिलाइज कर पाएंगे। चलो एक एक करके पावर देखते हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। Acts are done in the president's name, but on the aid and advice of council of minister. आपको मैं स्टार्टिंग से ही बता चुका हूं कि जो ये है नॉमिनल हेड है, और जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे तो होता है, बट एडवाइस किसके अनुसार? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार होता है। तो कौन कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर है? जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट हो गए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, फाइनेंस कमीशन का इंडिया हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए। ये सभी जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, इनके हेड को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ये है उनका एग्जीक्यूटिव पावर। और एक देखो पार्लियामेंट्री पावर, कैन समन और प्रोरोग एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट, कॉल फॉर ए मेजोरिटी टेस्ट व्हेन देयर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है, समन का मतलब क्या है? स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, हाउस को स्टार्ट करना, वो करा सकते हैं। प्रोरोग मतलब बंद करना, वो बंद करा सकते हैं। डिसॉल्व करना मतलब कोई हाउस मेजोरिटी लॉस हो गया तो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, एड्रेस बोथ हाउसेस एंड डिलीवर्स की मैसेजेस। जब भी कोई एक सेशन का इनिशिएशन होता है, स्टार्ट होता है, तो वो दोनों हाउस को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। गिव असेंट टू बिल्स और विथहोल्ड असेंट्स और रिटर्न्स सर्टेन बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन। यहां पे देखो, यहां पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। 3 वीटो होता है। कितने वीटो होता है? 3 वीटो पावर होता है। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो वो है जब एक हाउस में बिल पास हो गया, मान लो लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में आ रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए, तो वो डायरेक्टली मना कर सकते हैं, नहीं ये बिल पास नहीं होगा। ये है एब्सोल्यूट वीटो। बट सभी बिल को वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये है, मान लो एक बिल एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस गया, पास हो गया, उसमें भी फिर आया प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। यहां पे क्या कर दे रहे हैं प्रेसिडेंट? फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, फिर से रिकंसिडरेशन के लिए हाउस में भेज रहे हैं, तो वहां पे उसको बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो। मान लो फिर से दोनों हाउस में पास हो गया, तो इस बार प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। थर्ड हो गया पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कोई बिल पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में भी पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आया, तो वो सिंपली उसको पॉकेट में रख सकते हैं। मतलब इसका मतलब नहीं है पॉकेट में रखेंगे,
मतलब एक इनडेफिनेट टाइम के लिए वो उसके ऊपर ना उसको एसेंट देंगे, ना उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, या ना डिनाई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा एक बार हुआ था जब इंडिया में एक प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। उस टाइम में एक पोस्टल का बिल आया था और उसको वो ऐसे ही पॉकेट वीटो यूज करके रख लिए थे। नेक्स्ट है promulgates ordinances when parliament is not in session, टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर। इसका मतलब है आप जानते हैं 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, सेकंड है मानसून सेशन, थर्ड है विंटर सेशन। ये सेशन में तो हम लॉ बना सकते हैं, बट लॉ जब सेशन नहीं होगा तब लॉ नहीं बनाएंगे, लॉ बनाएंगे ना, तो तब क्या होगा, प्रेसिडेंट एक टेम्पोररी लॉ इशू करेंगे और उसी टेम्पोररी लॉ को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एडवाइस ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को टू इशू ए ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस में क्या है, जब ऑर्डिनेंस इशू हो गया उसके बाद नेक्स्ट जब भी सेशन आया, मान लो नेक्स्ट सेशन कौन सा है, मानसून सेशन, ये मानसून सेशन स्टार्ट होने के विद इन 6 वीक इसको पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउस से। अगर पास हो गया तो ये परमानेंट लॉ बन जाएगा, टेम्पररी लॉ से नहीं पास हुआ तो ये लॉ डिक्लेयर कर जाएगा। और कुछ पावर है, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, इमरजेंसी पावर। तो फाइनेंशियल पावर क्या है? नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। इसका मतलब ये है जितने भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं वो सभी मनी बिल में, याद रखो मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है, राज्यसभा ओनली 14 डेज डिले कर सकता है। तो मनी बिल को इनिशिएशन के लिए, मतलब इसके स्टार्टिंग के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए, नहीं तो नहीं स्टार्ट हो पाएगा। बजट भी ऐसा ही है, उनके रिकमेंडेशन से ही स्टार्ट होता है। ये है उनके पास फाइनेंशियल पावर। ठीक है, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? वो पार्डन। पार्डन का मतलब है वो क्षमा कर सकते हैं, वो क्षमा कर सकते हैं जितने भी सब, चाहे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो, कुछ भी सजा हो, वो सजा को वो कम कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब डेथ पेनल्टी भी अगर किसको मिल रहा है उसको भी रिड्यूस करके लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकते हैं या पूरा डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर, बस यही एक ऐसा पावर है जिसमें प्रेसिडेंट खुद का पावर यूज करते हैं, वो एडवाइस नहीं यूज करते हैं। ये क्या है? ये बहुत लिमिटेड है। देखो, लिमिटेड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो पार्टी हैज मेजॉरिटी, विथहोल्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मैं केस लेता हूं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन जानते हो, कुछ पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो मान लो बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जेडीयू, ये 3 पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं। याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट यूनियन में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो मैजिकल नंबर है वो 272 होना चाहिए। अगर 272 मेंबरशिप है तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी बना रहे हैं, मतलब 272 बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टी के पास 272 वोट नहीं है। तो ये तीनों मिलके मान लो इन तीनों के पास 300 हो गया। तो 300 ये 272 से ज्यादा है, तो ये बना दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट बना दिए। बट कुछ ऐसा हुआ, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये दोनों क्या कर दिए, इनका सपोर्ट हटा दिया। तो ये मान लो ये नंबर रिड्यूस हो गया 240 को। हमारा मैजिकल नंबर 272 है, बट रिड्यूस हो गया कितने को, 240 को। 240 में गवर्नमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये मिड टर्म में क्या हो गया, ये जो गवर्नमेंट है ये डिसॉल्व हो गया। इस टाइम पे क्या होगा, प्रेसिडेंट खुद का डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब खुद का पावर यूज करेंगे
एंड वो कॉल करेंगे जितने भी सब पार्टीज है और उनको कोऑपरेट करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोलेंगे। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो इमरजेंसी पावर। इंडिया में 3 टाइप का इमरजेंसी होता है। एक है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, एक है स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये तीनों इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, इशू करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज प्रेसिडेंट इज ए टूथलेस टाइगर इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी क्या है? ये 2 केस में आ सकता है। मान लो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब कोई बाहर से अटैक कर दिया, चाइना या पाकिस्तान कोई अटैक कर दिया, तब नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो सकता है। या कोई इंटरनल रेबेलियन हो गया, उस टाइम पे भी नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, और ये एक ऑल इंडिया लेवल का इमरजेंसी होता है। स्टेट इमरजेंसी क्या है? स्टेट इमरजेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है, जैसे कि मणिपुर में हुआ था। अगर कोई भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल कर जाए, उस टाइम पे हम स्टेट हम नहीं, प्रेसिडेंट कैन इशू स्टेट इमरजेंसी। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? व्हेन ए कंट्री बिकेम बैंकरप्ट, मतलब अगर दिवालिया के कगार पर आ जाए कोई कंट्री, तो उस टाइम पे इंडिया में ये इमरजेंसी इशू हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया, फॉर्चुनेटली। तो बस प्रेसिडेंट में इतना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही हिस्ट्री और सिविक्स के जितने भी टॉपिक्स है सबके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।